परेशान करने के लिए बिहार की सरकार ने आपके पासपोर्ट को जब्त करवा दिया कोर्ट से आग्रह करके। ये तमाम काम से वोट नहीं बनता है, कभी कभी वोट व्यक्तिगत तौर पे क्षति भी होता है। एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है भारत के बारे में। संसद में बोलने के दौरान ज्यादा टेंशन या फिर पत्नी के सामने बोलने पे ज्यादा टेंशन? कोई जरूरी नहीं कि आप सुनने का आप ढोंग भी कर सकते हैं। अभी निकाले ना तेज प्रताप यादव, अगर वो परिवार में ठीक से सभी लोगों से बातचीत करते तो उसका रास्ता परिवार जरूर निकालता। तेज प्रताप जी हो या कोई भी, किसी को हम लोग चुनौती नहीं मानते। आपको कितना विश्वास कि हाँ गरीबों के मसीहा हैं? इसमें कोई दम नहीं है। तो इसमें सांप कौन है, इंसान कौन है? अब कौन सांप है कौन जानवर ये तो वही बड़ी लोग बात कर रहे हैं। बताएंगे। आरजेडी में लोकतंत्र नहीं है। जो लालू प्रसाद जी के साथ जितने कद्दावर लीडर थे, हाँ। आप अपने किसी राजनीतिक दल के भीतर अगर कोई है तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। आपके सांसद, आपकी पार्टी जो है देश को और राजकता के तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। ये झाल बजाने वाले लोग हैं, मोदी 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 मोदी। तो कंफ्यूजन नहीं लगता है? कंफ्यूज्ड है तेजस्वी यादव यहाँ पे। आप 10 सालों में घुसपैठिया कह रहे हैं, लेकिन ये कौन घुसपैठिया है, क्यों नहीं आपने पकड़ा और क्यों नहीं डिपोर्ट किया? तो क्या करेंगे? चुनाव बहिष्कार करेंगे? हमारा निर्माण केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ है। लेकिन इनका है ना कि 60 सीट चाहिए, तो उसको तो आप लोग गंभीरता से ले रहे होंगे। ये बाजा गाजा वाले लोग हैं, किराए पर लोग बजाते हैं किसी के लिए। नहीं तो उसमें चर्चा हुई थी कि नीतीश जी ने जबरदस्ती ले लिया इस्तीफा आपसे। उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा था। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो है यस मैन की टोली है। सभी दलों में है तो हमारे भी दल में होंगे। अब भी लगता है कि नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं। तो नीतीश कुमार भी एक स्थापित राजा हैं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण अगर हो तो आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पे छोड़ दीजिए, मतदाता के रूप में भी इनरोल नहीं कर सकते। लोग यह भी कह रहे हैं, कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि संजय यादव जो आपके सांसद हैं, उन्होंने पूरी पार्टी को, आरजेडी को हैक कर लिया है। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री वाली परिपक्वता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज हमारे साथ हैं बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह। और सुधाकर सिंह एक ऐसा चेहरा है जो कभी अपने बयानों के लिए तो कभी जो है अपने फैसलों के लिए चर्चा में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्ते। एक चीज़ है आपको लेकर कि बहुत शांत एकदम, और कभी एकदम सुधाकर सिंह ये हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। तो मतलब दो तरह के नहीं, आप देखें तो व्यक्ति के तौर पे मैं एक शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। कभी भी विचारों के आधार पे कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया, और वो फैसलों में भी झलकता है कि जो मेरे विचार हैं वही मेरे फैसले भी हैं। तो उसमें कभी कभी लोगों को लगता है कि ये कड़े फैसले हैं या विचारों के स्तर पे ज़्यादा जड़ हैं कि हम बदलते नहीं। और व्यक्ति के तौर पे जो एक आम जीवनचर्या है, वो हम लोग एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, शांति से जीना चाहते हैं। अच्छा, बहुत लोग जो बचपन से आपको देखते हैं तो कहते हैं कि एकदम सुधाकर सिंह एकदम सामान्य, लगता ही नहीं था कि हाँ इतने बड़े राजनेता के बेटे हैं। और अब लोग कहते हैं अच्छा आप तो सांसद हो गए हैं। तो आप कभी सोचे थे कि हाँ हम राजनीति में आ जाएंगे, सांसद बन जाएंगे? सामाजिक जीवन में आने की इच्छा थी, और सामाजिक जीवन में आने के दो रास्ते। एक महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण एक रोल मॉडल हैं जो चुनावी राजनीति में बिना गए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बड़े बदलाव को देखा उन्होंने। और दूसरा रास्ता है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति को लेकर कभी बहुत आकर्षण नहीं रहा। कई पीढ़ियों से हम लोग चुनाव देख रहे हैं, लेकिन भारत बदले कैसे, बिहार बदले कैसे, समाज और अर्थव्यवस्था बदले कैसे, उसके प्रति जिज्ञासा हमारे जीवन में बहुत रहा। और उसके लिए कई स्तरों पे हम लोग काम भी किए और अभी भी करते हैं। तो कई सवाल लोग मेरे साथी भी करते हैं कि आप, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक बिहार की पार्टी है, और फिर चुनावी राजनीति है तो आप एक बक्सर के जनप्रतिनिधि हैं।
लेकिन जो अपनी राय रखते हैं या बदलाव की बात करते हैं या संघर्ष की बात करते हैं वो तो राष्ट्रीय है। किसान आंदोलन का विषय है, शिक्षा में गुणात्मक बदलाव का विषय है, तो ये सब सभी विषय राष्ट्रीय हैं। और देखें तो सीधे सीधे ये वोट बैंक को प्रभावित नहीं करता। ये तमाम काम से वोट नहीं बनता है, कभी कभी वोट व्यक्तिगत तौर पे क्षति भी होता है। लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि जो सच है उस पर काम करना होगा, और यही हम लोग के पूर्वजों ने, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर ने सिखाया है, या एक हमारे सामने एक विस्तृत रूप से उन्होंने छोड़ कर गए हैं एक विरासत, वैचारिक जो विरासत है वो छोड़ कर गए हैं, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। और काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी है। तो उस मामले में फिर जब लोग मुझे आंकते हैं या तो लगता है कि फिर हम कोई नई दिशा में जा रहे हैं, वर्तमान राजनीति के लिए हम लोग फिट नहीं है, या वर्तमान जो चुनावी राजनीति है उसके लिए हम फिट नहीं है। अच्छा, लोगों को लगता है। हाँ। और हम लोग को आत्मसंतुष्टि यही मिलता है कि हम इसी काम के लिए बने ही थे और यही मुझे करना ही था। और उसी दौर में एक चुनाव भी हम लड़ते हैं, लोग चुनते हैं, तो एक दूसरा भी पहलू जो है, पक्ष है, वो हल हो जाता है। जी। अच्छा, बक्सर के सांसद है, बक्सर का कोई बढ़िया मतलब डिश जो आपको बहुत पसंद हो? देखिए, बक्सर का जो सबसे बढ़िया डिश है उसकी मिठाई है सोन पापड़ी, और वो बक्सर स्टेशन पर ही मिलता भी है, जो ओरिजिनल। बाकी जगह पे भी मिलता है, बनता है, लेकिन वो स्वाद नहीं है, तो वो वहीं बनता भी है। और यह देश भर में प्रसिद्ध है। हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जानने वालों के पास जाते हैं तो लेकर जाते हैं, क्योंकि वो मांगते ही हैं कि आए हैं तो लेके आए हैं, सोन पापड़ी लेके आए, सोन पापड़ी लेके आए हैं कि नहीं। तो मैं अभी भी जब भी जाता हूँ तो दिल्ली भी लेके जाता हूँ 5 किलो 10 किलो घर पे, क्योंकि बहुत दिन भर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बहुत सारे लोग आते हैं दिन में, तो वहाँ पे भी हम लोगों, तो एक उस इलाके का, दूसरा है सोनाचूर चावल। सोनाचूर चावल भी बहुत लोकप्रिय है, जो उसी इलाके में है, जो लुप्त प्राय है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जो कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ डुमराव में, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने पेटेंट भी हासिल करने के अंतिम स्टेज में है, जीआई टैग। और इसको पुनः व्यापक पैमाने पे निर्यात योग्य प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग एक दिशा में बढ़ चुके हैं और काफ़ी आगे भी बढ़े हैं। जी। अच्छा, आप खुद खाना बनाते हैं? नहीं, मुझे खाना बहुत, मुझे खाने की जिज्ञासा ही नहीं होती। नहीं, बहुत कम खाते हैं, और घर वाले लोग भी परेशान रहते हैं कि इतना कम कैसे खा के आदमी जिंदा रह सकता है। तो और दूसरा, मुझे बनाने भी नहीं आता है। तो यही मैं सोचता हूँ कि चलो खाना कम ही खाना चाहिए जब बनाने ना आता हो तो। अच्छा, फिल्म देखते हैं? आखिरी फिल्म कौन सी देखी? मैं बहुत फिल्म देखता था जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो हम वीकेंड में जरूर हम लोग जाते थे सिनेमा देखने के लिए। लेकिन इधर के वर्षों में देखें तो करीब हम 10 सालों से तो मैं नहीं जा पाया थिएटर। फिल्म नहीं देख पाए? 10 साल से ऊपर हो गया थिएटर गए मुझे। चाहते हैं देखना, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं थिएटर नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं 3 घंटे का समय नहीं निकलता है। आपके पिताजी तो एकदम अनुशासन वाले लोग, सख्त आदमी, तो कभी फिल्म देखने को लेके डांट पड़ी कि नहीं? नहीं, मेरे पिताजी भी इस मामले में वो सिनेमा देखते थे लोग, और जब वो एमएलए थे तब वो नीतीश कुमार जी और कई एमएलए साथी एक साथ जाते थे सिनेमा देखने के लिए। एमएलए बनने के बाद भी मैंने देखा, जबकि मैं नहीं जा पाया। सच है कि एमएलए बनने के बाद मैं नहीं जा पाया, 10-12 साल हो गया गए हुए। जी। उसको लेके कोई प्रतिबंध नहीं था और घर में। अच्छा, देश विदेश तो खूब घूमे होंगे आप? देश तो लगभग घूमा, विदेश माननीय नीतीश जी के सरकार के द्वारा मेरा पासपोर्ट जब्त कर देने से। अच्छा, जब्त कर लिया गया आपका पासपोर्ट? हाँ, 2012-13 में जब्त हो गया था, 12 में। अच्छा, तब से हम जा नहीं पा रहे थे विदेश, लेकिन अभी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया हूँ, तो पासपोर्ट मुझे रिलीज हुआ है अभी। अच्छा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रिलीज हुआ है, तो ये हम अभी तुरंत हम 4 देश क्या 5 देश की यात्रा करके मैं
लौटा हूँ। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, देश और दुनिया दोनों। तो देश तो लगभग मैं घूमा हूँ। अब बाकी बीच में नहीं जा पा रहे थे पासपोर्ट के अभाव में, तो इसी में वक्त तो निकालेंगे। पासपोर्ट क्यों जब्त हुआ था, थोड़ा सा बताते। एक मुकदमा हमारे पर है जी। तो उस मुकदमे के में सरकार ने कोर्ट को कह दिया कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। तो उस कोर्ट ने उसको जब्त कर लिया, जबकि वो कोई मसला ऐसा नहीं था कि उसमें पासपोर्ट जब्त हो, क्योंकि एक सिविल नेचर का केस है जी। और बहुत छोटा केस है, राइस मिल से जुड़ा हाँ, हुआ। राइस मिल से। तो इसमें विदेश भागने जैसी कोई विषय नहीं है कि कोई आदमी जी। को क्यों छोड़ के हम जाएं। कोई हमारे पर बहुत बड़ा रकम तो है नहीं, और जितनी रकम है उससे कई गुना ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टी है इस देश में। तो हम अपने देश में रहना पसंद करेंगे। जरूर कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम चुका देंगे, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट जब्त करा लिया। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक प्रिविलेज है कि उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया जाता है। मुकदमे का कोई महत्व नहीं रखता मेरे लिए, मैंने किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो मिल जाता है, इसीलिए उसको उस प्रिविलेज में मुझे मिल गया। तो मतलब लग रहा है जैसा आप कह रहे हैं कि जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए बिहार की सरकार ने आपके पासपोर्ट को जब्त करवा दिया, कोर्ट से आग्रह करके। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं। आखिर हमको विदेश जाने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। किसी हम कॉन्फ्रेंस में जाना हो, या कोई एकेडमिक टूर पे जाना हो, या दुनिया की यूनिवर्सिटियों में जो हमारे हम लोग के जो कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार होते हैं, तो किसी को क्यों एलर्जी होना चाहिए। लेकिन था उनको इस बात से, उनकी सरकार को चिंता थी या उनको घेरा थी, जी जी। तो इसलिए वो मेरे पासपोर्ट को रुकवा दिया था लोगों ने। अच्छा, चलिए आगे आएंगे उस पर। अभी जो आप 4-5 देशों की आपने यात्रा की है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना। देखिए, भारत के भीतर जो आर्थिक उदारीकरण के समर्थकों ने एक अफवाह फैलाया है जी। कि ज़्यादा काम करना चाहिए हफ्ते में। मैंने एक बयान सुना था इन्फोसिस के चेयरमैन का और एक एल&टी के चेयरमैन का, कि सप्ताह में 70 घंटे 90 घंटे काम करना चाहिए। श्रम कानून का मजाक बनाते हुए मैंने देखा। ये देश के बड़े कारोबारी हैं, लेकिन मैं जर्मनी में था और यूरोप में था, वहाँ बहुत सख्त श्रम कानून है। वहाँ आप 8 घंटा से ज़्यादा किसी से काम नहीं ले सकते, और जो 8 घंटे से अगर 1 मिनट भी ज़्यादा काम लेते हैं तो उसको बाकायदा उसका पे करना होता है और बहुत सारी सुविधाएं देनी होती है। भारत के भीतर आर्थिक प्रगति इसलिए नहीं हो रहा कि इसके श्रम कानून कड़े हैं, नहीं, हमारे श्रम कानून बहुत लचीला है। एक तरह से हम थर्ड वर्ल्ड हैं, जहाँ असीमित मात्रा में कामगारों का शोषण हो रहा है विदाउट सोशल सिक्योरिटी। उनको वहाँ सोशल सिक्योरिटी मिला है, पढ़ने की पढ़ाई और दवाई, ये 2 फ्री है उनके लिए, अपने वर्करों के लिए, या जो वर्कर नहीं है वो स्टेट के नज़र में सब उनके आदमी हैं। दूसरी बात है डिजिटलाइजेशन को लेकर के बहुत यहाँ भारत के भीतर कहा जाता है कि तेज़ गति से डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। ये सब फालतू बात है। आज भी मैं जर्मनी और कई शहरों में गया तो वो लोग आज भी कैश प्रेफर कर रहे थे, और बहुत सारे उनके ट्राम और मेट्रो थे जहाँ अब भी ऑनलाइन वो पेमेंट नहीं ले रहे थे, कॉइन्स ले रहे थे। जो हमारी जो आदत है भारत के भीतर पैसा नहीं लेके ऑनलाइन, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था कई जगह पे। तीसरा, उन्होंने अपने बायोडाइवर्सिटीज को बचाया है, पानी और हवा को बचा रखे हैं। पानी को मामले में इतने सख्त हैं कि भारत के भीतर हम लोग चलेंगे तो मिनरल वाटर खरीद लेंगे, कहीं मिल जाएगा। मैं पूरा जर्मनी घूम डाला, कहीं भी मिनरल वाटर मिलता ही नहीं था। जो मिलता था चोरी छुप के मिलता था। अच्छा, हाँ, वो जो वहाँ था वो फ्लेवर्ड वाटर था। मतलब हम फ्लेवर्ड वाटर में देखें तो हमने कभी 1-2 दुकानों पे से ले लिया, तो हम उसको पी नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारा वो टेस्ट नहीं था। जी। वो टैप वाटर से पानी दे रहे हैं, उसी से पी रहे हैं लोग। तो ये कई ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों के लिए चौंकाने वाला विषय था। भारत के भीतर रहने वाले हम लोगों के लिए एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है भारत के बारे में। अच्छा, ये थोड़ा सा स्कूल कॉलेज के बारे में, स्कूल कॉलेज का लाइफ आपका कैसा था? खूब शरारती थे, क्या करते थे? अगर शरारती थे तो कोई शरारत जो अभी शेयर करना चाहे? देखिए, स्कूल से लेके कॉलेज तक की पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में हुई है मेरी। इसमें हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम एक दिन के लिए पढ़े नहीं। तो आम गांव के स्कूल होते हैं, तो
उस ज़माने में कमरे नहीं होते थे, 1 से 8 तक पढ़ते थे, 2 क्लासरूम, तो 1 से 6 तक पेड़ के नीचे पढ़ना होता था। कड़ा धूप हो गया तो भाग जाना, बारिश हो गया तो भाग जाना, कड़ी ठंड पड़ रही है तो भाग जाना। फिर वो टीचर खोजते रहते थे कि हम लोग कहाँ गए हैं, पकड़ लाते थे, बहुत पिटाई करते थे। तो इस तरीके से हम लोग की पढ़ाई 8वीं तक हुई। फिर 6 किलोमीटर दूर हाई स्कूल था, तो उस ज़माने में रोड नहीं था, तो हम लोग अपना पैदल जाते थे, कभी कभी साइकिल, तो साइकिल नाम का था, जाते पैदल ही थे, पैदल उसको ही थे। खींचते हुए, चूँकि दोस्तों के पास साइकिल नहीं साइकिल था, नहीं था, हाँ। तो सबके साथ जाते आते तो साइकिल हाथ में होता था, उस पर चढ़ते कम थे। तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई हुई। हाँ। फिर इलाहाबाद गए, तो एक तरह से ठीक से पढ़ाई हम लोग की 11वीं 12वीं में इलाहाबाद से शुरू हुआ। जी। वो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था। फिर इसके और अच्छे हम खिलाड़ी भी थे राष्ट्रीय स्तर के, तो अच्छा। हमको प्रिविलेज था, कहीं भी एडमिशन के लिए कोई परेशानी नहीं होती थी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए पढ़ने के लिए। तो कौन सा खेल खेलते थे? मैं एथलीट था, 100 अच्छा, एथलीट मीटर, थे। 200 मीटर, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, जी। एथलीट था। राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, तो कम उम्र में हम लोग का उम्दा प्रदर्शन के चलते तो दिल्ली विश्वविद्यालय भी पढ़ाई किए हम लोगों ने। तो पढ़ाई के साथ खेले खूब, दोनों को बैलेंस बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। मुश्किल है। जी जी। खिलाड़ी आप तो देखेंगे कि अच्छा खिलाड़ी तो पढ़ नहीं पाता है, अच्छा पढ़ने वाला खेल नहीं पाता, लेकिन हम लोगों ने दोनों को बैलेंस किया। अच्छा, सोशल मीडिया आप खुद हैंडल करते हैं या टीम? सोशल मीडिया में कंटेंट मैं खुद लिखता हूँ। अच्छा, खुद लिखते हैं? हाँ, क्योंकि वीडियो और ग्राफिक्स वो हमको नहीं आता करने, जी जी। लेकिन बाकी चीज़ कंटेंट मेरा होता है और बाद बाकी टीम के जी जिम में मैं लिखता हूँ और बोलता हूँ अपना, जी। वो उसमें दूसरे किसी का इंटरवेंशन नहीं होता है। बाकी अब जिसे बोल रहे हैं, तो कोई वीडियो शूट किया तो कोई एडिट करके उसको कर दिया, अलग बात है। रील बना दिया, अलग बात है, या ग्राफिक्स कोई बना दिया, लेकिन लिखता मैं खुद हूँ। जी। और पढ़ने का बहुत शौक है? निश्चित तौर पर अभी भी 4 से 5 घंटा मैं पढ़ लेता हूँ, और मिनिमम इससे कम नहीं पढ़ता। 4-5 घंटा समय मतलब निकाल लेते हैं? निकाल लेते हैं। टैबलेट रहता है गाड़ी में, जब यात्रा कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर में लोग आरोप भी लगाते हैं कि आप लोगों का प्रणाम स्वीकार नहीं किए, लोगों को आपने प्रणाम नहीं किया सड़क पे जाते हुए। तो हम गाड़ी में बैठते ही बेसिकली अपना टैबलेट में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर घर पे पहुंचते 12 बजे सोता हूं, तो इसके पहले अगर हम 11 बजे पहुंचे तो 11 से 12 पढ़े, कभी 9 बजे पहुंच गए तो 9 से 12 पढ़े, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा मन में नहीं हुआ कि राजनेता नहीं रहते, अगर टीचर रहते, क्योंकि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो लगता है कि अगर आप टीचर रहते तो ज़्यादा प्रभावी होता वो आपके? आप मेरे मन की बात कर रहे हैं। सच में मैं प्रोफेसर बनना चाहता था। अच्छा। हाँ, ये राजनीति तनाव भरा काम है। हाँ। और रियल टाइम चैलेंजेस जो हैं उसको सॉल्व करना होता है। टाइम बाउंड है राजनीति, आप कोई प्रतिक्रिया क्रिया आप समय पर देना होता है। तो लेकिन आप जब एक पढ़ा रहे होते हैं तो फिर आप फ्रीडम है। प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी का पढ़ाए जो उसको एक बहुत सारा फ्रीडम है, वो चाहे तो 2 घंटा भी पढ़ा ले, आज नहीं इच्छा है तो कल पढ़ा ले, या अभी नहीं है शाम को मन है तो शाम को पढ़ा ले। छात्र हम तो अपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो इसी तरह से प्रोफेसर हम लोग को पढ़ाते थे। कभी नहीं आए तो चिंता करने की बात नहीं थी, जब आएंगे तो 2-3 घंटा तक क्लास ले रहे हैं, उसके लिए कोई ऐसा नहीं था। या फिर कुछ ज़रूरत हो गया, मन है तो प्रोफेसर साहब घर पे भी पढ़ा देते थे हम लोग को। अच्छा। तो ये मैं बनना वही चाहता था, प्रोफेसर बनना चाह रहे थे। अच्छा, संसद में बोलने के दौरान ज़्यादा टेंशन या फिर पत्नी के सामने बोलने पे ज़्यादा टेंशन? नहीं बोलना आसान तरीका है। कहाँ? घर संसद? अच्छा, घर के भीतर। घर के भीतर आसान तरीका है कि नहीं बोलना, सुन लेना। अगर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ जी, अगर जीवन सुखमय व्यतीत करना है तो घर के भीतर नहीं बोलना है, सुनते रहना है। हाँ। और कोई जरूरी नहीं कि आप सुनने का आप ढोंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ढोंग भी कर सकते हैं। दूसरा काम करते रहिए, सुधाकर सामने वाले को ये महसूस हो कि नहीं आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, ये एक कला है, ये कला है, सीखना पड़ेगा। अच्छा, सुधाकर सिंह में ये कला है, ढोंग करते हैं? निश्चित तौर पे घर में मैं सुन रहा होता हूँ, बोलता नहीं। हाँ, अच्छा, कम बोलते हैं घर नहीं के बराबर। अच्छा, मैडम का ही चलता है? नहीं, कोई भी, ऐसे भी बच्चे हों, पिताजी हों,
पिताजी के साथ तो थोड़ा डिस्कस करते भी हैं, जी। वो भी राजनीतिक सवालों पे, पारिवारिक सवालों पे नहीं, जी। सुनता हूँ बस। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली के बारे में, क्योंकि इस पॉडकास्ट से अगर कोई नए लोग होंगे वो जाने आपके बारे में। हर परिवार का अपनी कहानी है, ऐसा नहीं है कि सबकी एक ही तरह की कहानी है। मैंने कहा कि केवल परिवार के भीतर रिश्तों को बचाने के सबसे आसान तरीके हैं मौन साधना। जी। विपरीत परिस्थितियों में भी आप चुप रहेंगे तो सारे रास्ते ठीक होंगे, लेकिन राजनीति में ठीक विपरीत है, आपको बोलना पड़ता है। तो ये जो हम लोग ऊर्जा बचाते हैं घर के भीतर, उसका इस्तेमाल हम अपने संसदीय कार्य में करते हैं, वो पार्लियामेंट से लेकर नुक्कड़ सभाओं तक के लिए। जी। तो परिवार में कौन कौन है? पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, संयुक्त परिवार है, तो बड़ा परिवार है। सब हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं, एक तरफ से काम खाते हैं, खेती गृहस्थी सब संयुक्त है। तो एक अच्छा खासा हम लोगों का पारिवारिक समूह है एक तरह से, और काम अलग अलग करते हैं, जो जहाँ पर है वो अपने काम में लगा हुआ है। अच्छा, नई पीढ़ी उनका भी रुझान मतलब राजनीति की तरफ? नई पीढ़ी अभी बच्चे हैं सब लोग, अभी कोई इसमें से ग्रेजुएट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लक्षण लगता है ना कि नहीं ये है, इसको यह कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी मुश्किल है। हाँ, अभी कहना मुश्किल है। जी जी। अच्छा, आपके राजनीतिक कैरियर पर लालू प्रसाद का कितना प्रभाव रहा? क्या आपने कभी उनकी नीतियों या कार्यशैली पर असहमति जताई है? बहुत लोग कहते हुए हैं कि आप पर लालू जी का गहरा प्रभाव है। अच्छा, गहरा प्रभाव है। और ये मैं स्वीकार भी करता हूँ कि एक बहुत वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध और समझदार नेता बहुत कम हुए राजनीति में। और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग उनके बारे में समझते हैं या नहीं समझते हैं, कि अपने लोगों को जो फ्रीडम देते हैं काम का, वो दूसरा लीडर कोई देश में नहीं दे सकता। कई बार असहमत होने के बावजूद भी, कई बयानों से, कई कार्यों से भी असंतुष्ट होते हुए भी लालू प्रसाद जी वो कोशिश करते हैं सहमति ढूंढने का, कार्रवाई नहीं करते। जी जी। वही एक ऐसा लीडर है कि अपने जीवन काल में नहीं के बराबर लोगों को पार्टी से निकाला। जो चला गया वो अलग बात, उनसे सहमत होके अपने कलम से वो किसी को नहीं निकाला। पूरे जीवन काल में 2 लोगों के बारे में जानकारी है। अच्छा, कौन कौन? एक बार बहुत भारी विवाद हुआ था तो रंजन जी को निकाले थे। अच्छा। और एक बार भारी विवाद हुआ था तो पप्पू जी को निकाले थे। अभी निकाले ना तेज प्रताप यादव को। देखिए, यह मूलतः राजनीतिक मसला नहीं है। देखिए, जो तेज प्रताप जी का सवाल है वो केवल राजनीतिक मसला नहीं है, पारिवारिक मसला है। पारिवारिक मसला जो थोड़ा असंतुष्ट थे उनके व्यक्तिगत निर्णय से, जी जी, और उसके रास्ते निकल सकते थे अगर वो परिवार में ठीक से सभी लोगों से बातचीत करते, तो उसका रास्ता परिवार जरूर निकालता। राजनीतिक कारणों से नहीं निकाले गए, मूलतः उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के चलते निकाले गए। तो परिवार में से निकाल देते, पार्टी में रहने देते। देखिए, कभी निर्णय जो हो गए उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पर कोई सवाल नहीं हो सकता। हम लोग और आप जानते भी हैं कि पहला मैं व्यक्ति भी था जो मैंने कहा था कि बिल्कुल भविष्य में अगर राष्ट्रपिता के तौर पे उनको पुनर्विचार करना चाहिए था, करना चाहिए था नहीं, करना चाहिए। हाँ। तो ये हमको लगता है कि एक समय के साथ वो भी आप देखेंगे कि कोई रास्ता निकालेंगे पिता के तौर पे। तो लग रहा है इसी चुनाव में रास्ता निकल जाएगा। देखिए, समय को लेकर के मैं ये नहीं कह सकता है कि, मैंने कहा कि राजनीतिक मसला नहीं है, शुद्ध पारिवारिक मसला है जी। इसको चुनावी राजनीति से कोई जोड़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच जो शादी है वो वैध रिश्ते होते हैं। इसको मैं वैध रिश्ता मानता हूँ, शादी। जी। लिव इन रहना, धोखा देना, बलात्कार, ये सब अवैध गतिविधियाँ हैं। तो ये चूँकि शादी उन्होंने किया है तो कि सभी फैसले हो सकते हैं। समय लगता तो थोड़ा वक्त देना चाहिए था, इसलिए मुझे लगता है कि समय के साथ ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, आप मसला उठाए लेकिन एकदम चुप हो गए,
तो कोई खास लगता है लालू जी की तरफ से? किस विषय को लेकर? यही तेज प्रताप वाला मसला। नहीं, हमने कोई उठाया नहीं था मसला, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था इस काम के ऐसे ही लिए। अपना जैसे अपना आप विचार पूछ रखा। रहे हैं, हाँ, तो विचार आपने तो रखा था। वहाँ भी एक मधुबन में हम किसानों की सभा से निकल रहे थे, पत्रकारों ने सैकड़ों सवाल किए थे, उसमें से एक सवाल ये भी था। ये भी कर दिया। उसके एवज में मेरा ये जवाब था। अन्यथा ये तो शुद्ध पारिवारिक मसला है, इसमें पिता पुत्र के रिश्तों को दुनिया नहीं हल करेगी, दोनों को आपस में मिल के हल करना होगा। अच्छा, कभी लालू जी से कहे नहीं जब मिले तब, या फिर तेजस्वी जी से कि? देखिए, मैं कहा ना कि सच है कि ये पब्लिक डोमेन में किसी पत्रकार ने पूछ लिया तो हमने उसका जवाब दे दिया, जी। और हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो नो कमेंट वाले लोग हैं। हमारी एक राय है, और हम ये नहीं कहते कि मेरी राय ही सर्वोपरि है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम तो राय थोपें तेजस्वी जी पर या लालू जी पर, तो ये मेरा दोष माना जाएगा। व्यक्तिगत रिश्तों में राय को थोपी नहीं जाती, आपस में विमर्श के जरिए हल करना। जो राय मुझे देना था मैं दे चुका हूँ, बाकी अब वो आपस में राय मशवरा करके उसको विमर्श के जरिए हल कर लेंगे। मैं जानता हूँ, बहुत तरह की समस्याओं को देखा है, राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, और सभी संकटों को पार पा करके आज भी 80 साल की उम्र में हमारे बीच में स्वस्थ अभी काम कर रहे हैं। तो कोई साधारण नहीं है, बहुत जीवट इंसान है। निश्चित तौर पर ये छोटी मोटी बातें हैं, उसको हल कर लेंगे। तेज प्रताप जिस तरीके से अभी कर रहे हैं, चाहे महुआ का ऐलान हो या फिर चुनाव लड़ने का या फिर प्रत्याशी उतारने का हो, पिछले दिन भी उन्होंने जहानाबाद के घोसी से एक प्रत्याशी को उतार दिया है, तो लग रहा है कि मतलब बड़ी बाधा है आरजेडी के सामने तेज प्रताप। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सामने इस बिहार में दर्जनों पार्टियां हैं, दर्जनों नेता हैं, और हम किसी को बाधा नहीं मानते। पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संवाद के जरिए हम हल करते हैं। किसी व्यक्ति को हम चुनौती नहीं मानते, किसी नेता को चुनौती नहीं मानते, किसी दल को चुनौती नहीं मानते। और हमारी पूरी लड़ाई केवल सत्ता हासिल करने तक नहीं है। सत्ता हासिल ही अगर लक्ष्य होता तो जिस तरह से नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, कई लोग भाजपा के साथ सहयोग से सत्ता में हैं, हम भी ऐसा कर सकते थे सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन हम नीतियों पर, सिद्धांतों पर समझौता नहीं करते। सत्ता आएगी और नहीं भी आएगी, यह विचार जो बिहार की और देश की राजनीति के लिए जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो मूल सिद्धांत है, हम उसके लिए अडिग रहने वाले लोगों में से हैं। तेज प्रताप जी हों या कोई भी, किसी को हम लोग चुनौती नहीं मानते। अच्छा, तेज प्रताप चुनौती नहीं है। थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में, जगदा बाबू के बारे में, तो जगदानंद सिंह का कितना प्रभाव सुधाकर सिंह पर? लालू जी का तो प्रभाव है, बड़ा प्रभाव है आप पर। राजनीतिक तौर पे बहुत गहरा प्रभाव है लालू जी का, हमको किसी फैसले को लेने समझने के लिए। और पिता के रूप में भी एक बहुत अनुशासन प्रिय और सख्त इंसान है, और कभी भी पिताजी समझौता करने वाले लोगों में से नहीं है। जो सही है उसके पक्ष में खड़ा रहने की ताकत उनके जरिए हासिल हुआ जी। जो सही है तो फिर खड़ा होइए, और सबसे पहले उसको खड़ा होगा जो बोला है। मेरा फैसला है तो मुझे पहले खड़ा होना होगा। पता चलेगा कि हम ही पीछे हट गए तो लोग पीछे नहीं खड़ा होंगे आपके। बिल्कुल, ये बात तो उन्होंने सिखाया है। हाँ। और दूसरी बात कि कभी भी किसी भी चीज़ को काफ़ी अध्ययन के साथ, तथ्यों के साथ जाना चाहिए एक नेता को, कि बयानों को वापस ना लेना पड़े, अपने फैसलों को वापस ना लेना पड़े, और लेना पड़े कभी तो उसके लिए वैध आधार होना चाहिए। जी। अच्छा, चारा घोटाला के बाद भी लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो आपको कितना विश्वास कि हाँ गरीबों के मसीहा हैं? देखिए, क्योंकि एक बड़ा आरोप उन पर लगा, सजा भी मिली। यह आरोप भारतीय राजनीति में राजनीति करने वालों पर, मैं 100% लोगों पे तो नहीं कहता आरोप लगा जी, लेकिन बहुसंख्यक लोगों पे आरोप रहता है सत्ता में रहने पर कि उनके ज़माने में गड़बड़ियाँ हुई हैं, अव्यवस्था हुई हैं। यह विपक्ष आरोप लगाएगा ही, बहुत अच्छे से काम करेगा तो भी आरोप लगेंगे। चूंकि कोर्ट से सजा मैं मिली। कहा उसी पर आता हूँ। जिस तथ्यों के आधार पे
माननीय न्यायालय ने फैसला लिया, आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मसला तो ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। आज उससे बड़े बड़े कदाचार हैं नीतीश कुमार के राज में, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका कांड, एसीडीसी का मामला, बड़े बड़े 1700 करोड़ के पुल ढह जाना, ये सारे निर्णय नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए और ये सारी परेशानियां पैदा हुई। लेकिन फिर भी आपने कोई नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार को कहीं दंड मिला। आप देखते होंगे ज़्यादातर इस तरह के जो फैसले हैं वो एक संस्थागत फैसले होते हैं, कई लोगों के द्वारा मिलकर लिए गए फैसले होते हैं। टीम लीडर के तौर पे उसको दंड मिलता है, राजनीतिक तौर पे चुनाव में हरा दिए जाते हैं जी। ये सबसे बड़ा माना जाता है राजनीतिक प्रक्रिया में कि आपके ज़माने में गड़बड़ी हुई तो आपको चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। कोर्ट इसमें कोई निर्णय अगर ले रहा है तो मैं कोर्ट के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब आप जाएंगे, मैंने कहा कि ये तो अभी ट्रायल कोर्ट है, जब जाएगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक खत्म होने से पहले लालू प्रसाद जी शायद इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। ये कोई ट्रायल कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उनके एक ऑब्जर्वेशन है और फाइंडिंग्स है, बाद में वो खत्म हो जाएंगे। बाद में खत्म हो जाएंगे। चलिए, एक बड़ी उम्मीद भी। तो क्या लालू प्रसाद की जो छवि है उससे आरजेडी की नई पीढ़ी को नुकसान पहुंचा है? कोई नुकसान नहीं है। उनकी जो छवि है वो छवि बिहार में गरीब प्रस्त, सामाजिक न्याय और धार्मिक आधार पे भेदभाव करने वालों के खिलाफ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल की ताकत भी है। और ये लालू प्रसाद जी की जो विरासत है वो कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण की विरासत को लालू प्रसाद जी ने आगे ले गए सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक। आप उनकी अगर हम सत्ता के कार्यकाल को देखें तो नहीं के बराबर है, लेकिन उस वैचारिक आधार पे भी 15 साल सरकार को ले जाना एक बड़ी उपलब्धि थी लालू प्रसाद जी की। और नई पीढ़ी को निश्चित तौर पे उनका अनुसरण करना चाहिए। और लेकिन जूझना पड़ रहा है। देखिए, हम नई पीढ़ी को देखें, कहाँ जूझना पड़ रहा है, मैं तो नहीं मानता। नहीं, कई बार तेजस्वी यादव ने भी कहा है ना कि अगर मेरे माता पिता से अगर कुछ गलती होगी तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, सार्वजनिक रूप से कहा। तेजस्वी जी जिस संदर्भ में कह रहे होंगे वो हमको लगता है कि जो हमने वायदा किए थे मेरे माता पिता पूरा नहीं हुआ होगा तो उसको हम पूरा करेंगे। हाँ। और स्वाभाविक है कि सभी चीज़ें पूरा नहीं होती। हजारों साल की जो जड़ता है, पीड़ा है, आर्थिक सामाजिक जो असमानता है, वो कोई 15 साल के कार्यकाल में सुलझाए नहीं जा सकते। लेकिन उसको उपलब्धियों के आधार पे दंडित भी हम हुए। सामाजिक जो जड़ता था बिहार में उसको बदलाव में लोगों ने बदलाव को आसानी से नहीं लोग एडॉप्ट किया बिहार में, और हमारे विरोधी एकजुट होकर मुझे चुनाव हराए। आप वोट शेयर को देखें तो 90 से लेकर के 2025 तक के बीच में हम कांस्टेंट हैं। हम 35 से 40% वोट पा रहे हैं, लेकिन विरोधी बिखरे होते थे तो हम चुनाव जीतते थे। अब विरोधी एकजुट हो गए हैं, और जो विरोधी एकजुट हो गए वैसे ही जैसे बाढ़ में सांप और इंसान एक ही दाल पे चला आता है। मतलब ये नहीं है कि दोनों की सभी की आइडिया एक हैं। नीतीश कुमार और भाजपा की आइडिया एक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उसके सहयोगी दलों के आइडिया एक नहीं है। लेकिन फिर क्यों कि लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी को रोकना है तो एकजुट हो जाते हैं। वह एक सत्ता का बंटवारा है, एक स्वाभाविक नेचुरल अलायंस नहीं है मेरे विरुद्ध। वो जो अलायंस है वो केवल राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी की पार्टी को रोकने के लिए अलायंस बनाए हैं, सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो इसमें सांप कौन है, इंसान कौन है? कई बार तो नीतीश कुमार ने कहा है, अच्छा, चंदन के वृक्ष में लिपटा हुआ सांप। हाँ, अब कौन सांप है कौन चंदन है ये तो वही बड़ी लोग बात कर रहा है। बताएंगे। लेकिन कह सकते हैं खुल के, क्योंकि मैं कहा ना कि वो लोग वही लोग बताएंगे कि सांप कौन है, चंदन कौन है। तो हम कह दें कि सांप भाजपा है और इंसान है नीतीश कुमार, वो लोग बताएं। अच्छा, वो लोग बताएंगे। हाँ, बताना चाहिए क्या कि कौन सा इस तथ्य को हमेशा वही लोग कहते हैं। अच्छा, हाँ, बड़ी विवाद कई बार कहा है। हाँ, 2015 के अभी हाल फिलहाल में भी। अच्छा, हाल फिलहाल में भी लोगों ने कहा है। हाँ, तो अब वो बताएं कि क्या मामला है उनका, कौन सांप है कौन चंदन है उसमें। अच्छा। और अच्छा, तेजस्वी यादव
को जो चेहरा बनाया गया आरजेडी का, उसमें कई सीनियर लीडरों को दरकिनार किया गया और ऐसा लगा कि आरजेडी में लोकतंत्र नहीं है। मैं पिछले ही वक्तव्य में मैंने बोला कि लालू प्रसाद जी से, कर्पूरी ठाकुर जी से कोई ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि कई अवसरों पे मतभिन्नताएं रहीं, कई अवसरों पे नीतिगत सवालों पे भी उलझाव रहा जी, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए आंतरिक जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम के जरिए हल कर लिए गए। कभी ये अवसर नहीं आया कि दंडित करना पड़े, निकालना पड़े। अन्य दलों के मुकाबले में बता रहा हूँ, अगर लालू प्रसाद जी के कार्यकाल को देखिए तो कितने लोगों को हमने बाहर किया, नहीं के बराबर किया। बाकी दलों को देखिए तो सैकड़ों लोग को बाहर कर दिया जाता है मतभिन्नताओं के आधार पे। नीतीश कुमार के साथ जॉर्ज साहब का विवाद हुआ, शरद यादव का विवाद हुआ, दिग्विजय सिंह का विवाद हुआ, प्रभुनाथ सिंह का विवाद हुआ, आनंद मोहन सिंह का विवाद हुआ, दर्जनों, मैं गिनती भूल रहा हूँ यहाँ पे। शिवानंद तिवारी जी का विवाद हुआ, लोग निकाले गए, दरकिनार किए गए, पार्टी टूटी, तो हुआ, लेकिन उस स्तर पे हमारे पास नहीं हुआ। लेकिन जब जरूरत पड़ी लालू जी को तो अपने बेटे का चेहरा ही आगे किया। देखिए उनके 9 बेटे नहीं, इसलिए कि क्योंकि बहुत सारे चेहरे थे, कद्दावर नेता सब थे। आज भी लालू प्रसाद जी की यही खूबसूरती थी कि उनके साथ जो लोग थे कद्दावर थे, जो दूसरी पार्टियों में नहीं थे उसके बराबर। इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये लालू प्रसाद जी का मेरिट था। अच्छा, बाकी दलों में कहाँ है? जो लालू प्रसाद जी के साथ जितने कद्दावर लीडर थे, आप अपने किसी राजनीतिक दल के भीतर अगर कोई है तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। नहीं, ठीक है। अच्छा, आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री वाली परिपक्वता है? निश्चित तौर कि पे मुख्यमंत्री सफलतापूर्वक उन्होंने कई फैसले लागू किए बिहार में। छोटा कार्यकाल में कैप्टन नहीं थे, अच्छा, एक खिलाड़ी थे, फिर भी अपने 5 लाख पक्की सरकारी नौकरियों का सवाल हो, स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण स्तर पे मजबूत करना हो, एक कई उनके बड़े फैसले थे जो 17 महीने में एक खिलाड़ी के तौर पे, कैप्टन के तौर पे नहीं, आसान नहीं होता लागू करना। आने वाले वक्त में आप देखेंगे जब वो कैप्टन के रूप में आएंगे तो जितने हम लोगों ने कहा है काम, उसको सभी काम को पूरा करेंगे। नहीं, जैसे भाजपा के नेता भी और जदयू के नेता नहीं कहते कि सिर्फ लालू जी का टैग है इसलिए तेजस्वी, नहीं तो तेजस्वी में क्या है, 8वीं फेल, 9वीं पास भी नहीं। पढ़ने लिखने वाले डिग्रीधारियों के बारे में कई लोग पोल खोल अभियान बिहार में चला रखे अच्छा हैं। हम उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहते। वर्तमान नेतृत्व में किस पार्टी के नेता के पास कितनी पढ़ाई लिखाई, कितनी डिग्री है, पोल खोलने वाले के पास भी कितनी डिग्री है, ये भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, उन पर आप भी पूछ लीजिए। चलिए हम आते हैं कभी मिले अवसर तो उनसे पूछेगा कि अपनी डिग्री दिखा दो, अपनी डिग्री दिखा दो, ग्रेजुएशन की डिग्री। अच्छा, तेजस्वी यादव के किन बातों से सबसे ज्यादा आप सहमत रहते हैं, और जब कभी असहमत होते हैं तो क्या करते हैं, चुप रह जाते हैं या विरोध जता देते हैं तेजस्वी के सामने? हमारी असहमति तो मुखर होती है। अच्छा, मुखर होती है। आप देखे होंगे बयानों के आधार पे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत कभी होता ही नहीं असहमति व्यक्ति के तौर पे। नीतियों के सवाल पे जब मुखर रहता हूँ, मैं कृषि मंत्री था तो भी अपनी बात रखा, सरकार में रह के रखा, ऐसा तो नहीं था। तो ये तेजस्वी जैसे असहमति का विषय नहीं था, ये सरकार में बैठे लोगों से असहमति था जी, और मुखर रूप से। और बाकी चीजें हैं, बहुत धैर्य से लोग सुनते हैं मेरी बात और उसका रास्ता ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि, और जब लोगों को लगता है कि कोई रास्ता नहीं है तो फिर कहते हैं तो आप ही रास्ता ढूंढ के दिखाइए। अच्छा, आपको लोग कहते हैं तेजस्वी, सुधाकर जी आप रास्ता ढूंढिए। ढूंढ बताइए क्या करना है, कौन तरीका है। तो मैं वो रास्ता ढूंढा था। अच्छा, लालू प्रसाद जी ने कहा था कि सरकार कैसे चलेगी जब अपनी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिए तो मैंने कहा था कि एक ही रास्ता है सर कि मैं इस्तीफा दूं। उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा था, आपने आगे बढ़ के दे दिया। मैंने कहा रास्ता यही है कि मैं इस सरकार से इस्तीफा दूं। नहीं तो उसमें चर्चा हुई थी कि नीतीश जी ने जबरदस्ती ले लिया इस्तीफा आपसे। नीतीश कुमार जी को तो विशेषाधिकार था बर्खास्त करने का, बहुत आसान तरीका था। मुझसे इस्तीफा लेने की क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को, बर्खास्त कर देते। उनको तो एक चिट्ठी भेजना था राज्यपाल को कि बर्खास्त किए गए। बहुत लोग बर्खास्त, लेकिन आपकी शिकायत तो की होगी ना उन्होंने लालू जी से। सभी शिकायतों के बावजूद उन्होंने मुझे बर्खास्त नहीं किया। तो शुक्रगुजार हैं नीतीश जी के।
निश्चित तौर पे शुक्रगुजार इस मामले में है कि मुझे अवसर दिया सम्मानजनक तरीके से विदा होने का। हाँ, अच्छा, सम्मानजनक तरीके से विदा होने का। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो है यस मैन की टोली है, जो कड़वी सच्चाई उन्हें नहीं बताती यह टोली? देखिए, कोई आज के ज़माने में जो राजनीतिक जो पूरी प्रणाली में जो बदलाव है, ये सभी दलों के भीतर ऐसा हुआ है। एक नए तरीके का टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग सभी के साथ, जो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, राष्ट्रीय जनता दल में हो, वो एक पैरेलल फोर्सेस के रूप में हर पार्टी में हैं। जी। एक जनसंघर्ष और जनता के बीच से आए हुए लोग, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले, कंटेंट जनरेट करने वाली एक टीम है जो जिसकी अभी जरूरत है, जो टेक्नोक्रेट है। हाँ, हाँ। सभी दलों में है, तो हमारे भी दल में होंगे। ऐसा नहीं है कि मुकाबला करना है तो उनके बिना हम मुकाबला कर पाएंगे। तो ये एक बैलेंस करने की पूरी एक प्रणाली अभी भारतीय राजनीति में विकसित नहीं हो पाया। जी। हमारी भी पार्टी हो या कोई भी भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी में उस प्रणाली को अभी बैलेंस करने का तरीका, मैकेनिज्म नहीं तैयार हो पाया। तो लोकतंत्र मैच्योर होगा तो अपनी इस प्रक्रिया को भी हल कर लेगा। जी, जी। अच्छा, थोड़ा सा नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार ने बार बार गठबंधन बदला है, एनडीए में भी आए, उधर भी गए। तो क्या आप यह मानते हैं कि विचार धारा जो उनकी है वो विचारधारा विहीन नेता है? कैसे आप देखते हैं नीतीश कुमार को? बहुत जब मैं उस समय जब मंत्री था तो मैंने, लोगों ने, एक मीडिया के ही एएनआई के कोई साथी थे, मैं वॉकिंग कर रहा था 5 बजे मॉर्निंग में, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, पूछा था जो सवाल आपने कहा कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में कैसे याद किए जाएंगे। मैंने कहा था कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार शिखंडी के रूप में याद किए जाएंगे। याद है मुझे वो बयान। और ये एक असंसदीय भाषा नहीं है, बहुत विवाद हुआ था। मैंने कहा अगर असंसदीय है तो कोई दिखा दे। एक शापित राजा थे शिखंडी। अच्छा। उसी तरह से नीतीश कुमार भी एक शापित राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद जी के सत्ता से बेदखल के रूप में इस्तेमाल किए गए उन ताकतों के द्वारा जो लालू प्रसाद जी को हटा नहीं पा रहे थे, और वो पीछे से ढके छुपे सत्ता पर नियंत्रण हासिल करना चाहते थे। वो लोगों ने नीतीश कुमार को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया। अच्छा, ये अब भी लगता है कि नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है? नीतीश कुमार भाजपा के लिए प्रासंगिक हैं। अगर भाजपा बिहार के लिए नहीं, बिहार के लिए भी नहीं, हाँ, और किसी के लिए भी नहीं, हाँ, सत्ता के लिए भी नहीं, लेकिन भाजपा के लिए प्रासंगिक हैं अभी भी। अगर वो प्रासंगिक नहीं होते तो आज वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, स्मृति विहीन है। मैं आलोचना के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पे सत्यापित तरीके से कह रहा हूँ। उनका स्वास्थ्य परीक्षण अगर हो तो आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पे छोड़ दीजिए, मतदाता के रूप में भी इनरोल नहीं कर सकते नीतीश कुमार को, निश्चित तौर पे। लेकिन कोई स्वीकार तो नहीं करता, सब कहते हैं मुख्यमंत्री एकदम फिट है। जरूरत है भाजपा को, और भाजपा अपनी जरूरतों के लिए वह तमाम तथ्यों को छुपा रही है जो बिहार के विपरीत है, बिहार की सत्ता के लिए विपरीत है, लोगों के लिए विपरीत है। केवल भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए ढाल के रूप में नीतीश कुमार को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, तो जदयू और बीजेपी की दोस्ती और दुश्मनी से लगता है आपको ऐसा कि बिहार का जो विकास है वो प्रभावित हुआ? बिहार का विकास कब हुआ ही नहीं, कभी नहीं। आंकड़े बता दीजिए, 20 सालों में कोई इतने फ्लाईओवर, इतनी अच्छी सड़कें, बिजली, सिंचाई की व्यवस्था, हाँ, ये दावे तो किए जाते हैं सरकार की तरफ से। आंकड़े भी तो देखने होंगे। हम राष्ट्रीय जीडीपी में लालू प्रसाद जी की कालखंड में जब अंतिम में थे तो हम 3.6% राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का योगदान था जी। और अभी कितना है? राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का योगदान 2.7% हो गया। तो हम आगे गए हैं कि पीछे गए हैं? प्रति व्यक्ति आय भारत की अगर 100 रुपये है तो बिहार की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 33 रुपया था लालू प्रसाद जी के जमाने तक जी। और नीतीश जी के जमाने तक 32 रुपया है। जो राष्ट्रीय औसत आय प्रति व्यक्ति है उसके मुकाबले बिहार का 32% है। लालू प्रसाद जी के राज में 1.25 करोड़ लोग पलायन किए थे। नीतीश कुमार के राज में 3 करोड़ लोग पलायन कर गए बिहार से। तो सवाल यह है कि विकास किधर है?
और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। आर्थिक उदारीकरण में देश स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा था। तो उस समय गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर था थोड़ा। आज बिहार के मुकाबले गुजरात और महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे चला गया। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार का बदला, बिहार से कई गुना उन राज्यों का बढ़ा। वहाँ प्रति लाख 15 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, राष्ट्रीय हाईवे गुजरात में, महाराष्ट्र में, और बिहार में प्रति लाख 5 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। कहाँ हम आगे हैं? हर मामले में पीछे हैं। और ये राष्ट्रीय जो बजट है उसका हिस्सा में हमको जो मिलता है, वो उस समय एनडीए के शासनकाल था, उसके बजट छोटे थे वाजपेयी जी के ज़माने में, और आज बजट मनमोहन सिंह के ज़माने में बढ़ गया, तो उसका हिस्सा भी हमको मिला। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत मतलब जाति समीकरण, हर चीज़ में जाति समीकरण उन लोग बात कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय विरोधी हैं। हम लोग कभी भी जाति समीकरण की हम बात नहीं करते। हम सामाजिक न्याय में, मैंने कहा कि सत्ता किस काम के लिए, और ये महात्मा गांधी ने कहा था, देश को आश्वस्त किया था। आप याद करें, वो 1885 से ये हमने कांग्रेस स्थापित किया, और गांधी के आने तक 1917 तक 30-32 सालों में कांग्रेस मुहिम नहीं चला पा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ देश में। तो फिर गांधी जी क्या बदलते हैं? गांधी जी संवाद के तरीके को बदलते हैं और आश्वस्त करते हैं कि हम सत्ता बनाएंगे तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की गारंटी लेते हैं। और तब एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ होता है और वो सत्ता से बाहर के जाते हैं। हमारा जो लड़ाई है राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादियों की, लोहिया जी के ज़माने से, आचार्य नरेंद्र जी से, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई रही है। समतामूलक समाज के निर्माण की बात रही है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात हुई है। और इसके काउंटर नैरेटिव आरएसएस और बीजेपी का है, वह जातीय समीकरण और धर्म आधारित राजनीति। अच्छा, वो लोग जाति, उन लोगों ने इस काम को किया, वो रचा है ये, वो पहले भी करते रहे हैं यही काम। भाई ये तो बात कहा नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की सभा में 2014। कि लोग कहते हैं, अपनी बात ही लोगों के मुंह से कहलवा रहे थे कि भाजपा ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी ने कहा था 2014 मुजफ्फरपुर के चुनाव में। आप उसको वीडियो लाइब्रेरी में देख सकते हैं, कई अखबार चैनल चला रहे थे इस बात को। अच्छा, एक सवाल है कि लोग यह भी कह रहे हैं, कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि संजय यादव जो आपके सांसद हैं, उन्होंने पूरी पार्टी को, आरजेडी को हैक कर लिया है। इस आरोप को कैसे? देखिए, इस आरोप में कोई दम नहीं है। अगर देखें तो इस आरोप में कोई दम नहीं है। और हमने कहा कि सभी दलों के भीतर जो तकनीकी को समझते हैं लोग, टेक्नोलॉजी को, उनकी एक भूमिका है। तो उस संदर्भ में उनकी भी भूमिका होगी। नहीं, आप तो नजदीक से देखते होंगे ना। मैंने कहा कि ज्यादा भूमिका है संजय यादव की। उतनी भूमिका हर दल में है, ऐसा नहीं है। भाजपा में अमित मालवीय क्या है, यही काम करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते हैं। तो भी वो टीवी चैनल पे आके तो बस देते हैं। डिजिटल तक ही सीमित संजय यादव नहीं, इसलिए कि आरोप और भी बड़े लग रहे हैं। तो वो सांसद हैं तो उनकी भूमिका बड़ी हो गई। स्वाभाविक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी भूमिका एक अलग होती है। लेकिन कोई एक व्यक्ति के तौर पे ये कोई कहे कि राष्ट्रीय जनता दल का फैसला कोई एक व्यक्ति लेता है, ऐसा नहीं। पूरी कोर कमेटी है और कोर कमेटी के जरिए फैसले लिए जाते हैं। नहीं, और अभी भी लालू प्रसाद जी का नेतृत्व सबसे बड़ा नेतृत्व है। लेकिन ये आरोप कि तेजस्वी यादव तक अगर पहुंचना है, मिलना है सांसदों को भी और विधायकों को भी, तो पहले संजय यादव से गुजरना होगा, वहां स्क्रीनिंग होगी, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर हमको मोदी जी से मिलना हो तो किसके पास हम कहेंगे जा करके? मोदी जी के यहाँ? मोदी जी तो नहीं बैठते हैं टेबल पे जी। हर नेता, मतलब उनके सहयोगी जो भी होंगे, हर नेता के सहयोगी होते हैं और सहयोगियों के पास अपनी बात को रख दिया जाता है। लेकिन सहयोगी निर्णय नहीं लेता, निर्णय नेता लेता है। किससे मिलना है, नहीं मिलना है, क्या बात करना है, क्या नहीं करना है, कौन कार्य को, ये सहयोगी नहीं तय करते, नेता तय करते हैं। तो और हर नेता के सहयोगी हैं, ऐसा नहीं है केवल तेजस्वी जी के सहयोगी हैं। आप उसको विपक्ष अगर तिल का ताड़ बना रहा है तो एक बड़ी बात। विपक्ष नहीं, राजद कार्यकर्ताओं में भी इस बात की चर्चा हमारी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
अच्छा, आपको तो कभी नहीं ना ऐसा हुआ कि सुधाकर जी को भी मैं बिना अपनी पार्टी में किसी नेता से मिलने के लिए कभी भी स्वतंत्र हूँ। अगर वो जगे हुए हैं, हाँ, नींद में ना हो, हम्म, तो निश्चित तौर पे कभी भी किसी से मैं मिल सकता हूँ पार्टी में, मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर। अच्छा, इधर मुकेश सहनी आप लोग के सहयोगी हैं, गठबंधन में हैं, इंडिया ब्लॉक में है, तरह तरह की बात मतलब सामने आ रही है, सब कह रहा है कि अब भागे तब भागे। तो मतलब आप लोग को इस बात का एहसास है कि सही में मुकेश सहनी भाग जाएंगे, या सिर्फ प्रेशर है आप लोगों पे कि अधिकतम सीट दे दीजिए उनको? देखिए, ये मीडिया के जरिए जो बातें होती हैं उसको हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ज़्यादातर मीडिया की बातें भी सूत्रों के हवाले से होती हैं, तो उसको तो और गंभीरता से अरे नहीं सूत्र लेते सूत्र कहते हैं तो फिर तेजस्वी जी की बात याद आती है। और गंभीरता से हम लोग नहीं लेते। हाँ, अगर कोई अधिकृत बयान कभी आए तो जरूर उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, हाँ। नेता का या उसके पार्टी के प्रवक्ता का। लेकिन इनका है ना कि 60 सीट चाहिए, तो उसको तो आप लोग गंभीरता से ले रहे होंगे। 243 पर लड़ेंगे हम लोग, सब लोग मिल के। बिल्कुल। इससे सीटें तो बढ़ नहीं सकती, हाँ, और जब सभी लोग को मिल के लड़ना है हाँ, तो सीटों को एडजस्ट भी करना है। हम्म, इसीलिए बिहार के मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में कोई यह विषय नहीं है। लड़ने वाले जो लोग हैं उनके भीतर उत्साह है। उस उत्साह के आधार पे अलग अलग दल अपनी संख्या को लेकर दावा करते हैं। हमारे पार्टी में भी 243 के दावेदार हैं। सच है कि हमारे पास एक एक सीट पे 4-4, 5-5 दावेदार हैं। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। ऐसा नहीं कि मैं मानता ये कोई नकारात्मक बात है। हमको सर्वोत्तम चुनना होता है, लेकिन विकल्प होगा तब तो सर्वोत्तम चुनेंगे। विकल्प नहीं होगा तो बहुत सारी पार्टियां कोई टिकट नहीं लेना चाहती, और ले टिकट लेके घूम रहे हैं, उनकी पार्टी का टिकट नहीं लेने वाला। तो ये तो अच्छी बात है कि अब सब लोग मजबूत हैं, ज्यादा टिकट चाहिए, सबको लड़ने लायक लोग हैं, योद्धा हैं। तो उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। कि मुकेश सहनी कोई भी निराश नहीं होगा महागठबंधन से। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक प्रशांत किशोर, पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि देखिए भाजपा की बी टीम। प्रशांत किशोर तो लगातार भाजपा के नेताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं ना 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 ना, असलियत तो ये है कि आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। कैसे जस्टिफाई करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो कहते भी हैं तो भाजपा के लिए मोदी जी को बनाए, नीतीश जी को बनाए, या उनके जैसे लोगों को किसको किसको बनाए वो जाने। कई लोग को बनाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं भी बना पाए। हाँ, आंध्र प्रदेश में बना रहे थे YSR को, कहाँ बना पाए, बुरी तरह से हार गए। कभी खाट बिछाए, कभी खाट खड़ा कराए लोगों का तो वो जाने, चूंकि उनके वो प्रोफेशन का हिस्सा है। और ये मैं मानता हूँ कि इनकी भूमिका कोई बड़ी भूमिका होती नहीं है। और कोई शादी ब्याह है तो जरूर भाई बाजा गाजा चाहिए, तो बाजा गाजा वाले लोग हैं, किराए पर लोग बजाते हैं किसी के लिए। अब तो पार्टी भी है उनकी, चुनाव भी लड़ेंगे कह रहे हैं। अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है, प्रभावी होगी उनकी अच्छी पार्टी? बात है, वो कुछ करके दिखाएं तब तो बात हो उन पे। अभी तो कुछ करके दिखा नहीं पाए हैं। आप लोग को क्या लगता है कि कुछ कर पाएंगे बिहार में? अब मैंने लालू और नीतीश जैसे चेहरे के सामने। देखिए क्या है कि अभी जो उपचुनाव हुआ 4 सीट पर लड़े तो वोट कटवा के रूप में थे। एनडीए का वोट डेंट नहीं किया उन्होंने कहीं। महागठबंधन के चारों सीटों पे उन्होंने वोट डेंट कर दिया हमारा, हम लोग हार गए। वो मुख्यतः भाजपा के ही वो बी टीम है, और उनके इशारे पर सब काम हो रहा है। अच्छा, भाजपा की बी टीम है तो आप लोग क्यों नहीं हमला करते उन पे? किन पर? जो शब्दों के बयान इधर उधर चलते रहते हैं, तो प्रशांत किशोर को निशाने पे आप लोग क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आप लोग सवाल करते कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उनके ही गठबंधन के भाजपा वाले, जेडीयू वाले सब सवाल कर रहे हैं। इनके पास जेडीयू के नीरज जी ने बहुत सारा दस्तावेज दिया, इतना पैसा इनका कहाँ से आया, ये देने वाले लोग कौन हैं, वो सब। लेकिन भाजपा क्यों नहीं जांच की? दूसरा जगह तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ पे ईडी जाती है, इनकम टैक्स जाता है। प्रशांत किशोर के पैसे पर जब नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता ने बयान दिया कागज सहित, तो नहीं जांच होना, इससे जाहिर है कि नोरा कुश्ती है उनका। नोरा कुश्ती है, तो आप लोग जांच की मांग करते हैं? कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही तय करेगी। अच्छा, जनता सब फैसला कर देगी? नहीं। अच्छा, बिहार में चिराग, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? देखिए क्या है कि यह सत्ता की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, ये बिहार के बदलाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप देखते हैं कि हम हनुमान हैं, स्वघोषित हनुमान हैं। मोदी जी उनको हनुमान माने न माने, लेकिन अपने को हनुमान
वो राम नहीं मानते मोदी जी अपने को, लेकिन हनुमान जरूर बन जाते हैं। तो ये सब इस तरह के कई लोग हनुमान हैं बिहार की राजनीति में, जो अपने राजाओं को सत्ता में बैठाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन जनता के मूल सवाल पे कोई इनका काम नहीं है। मांझी जी मंत्री हैं, कोई बिहार के लिए कोई काम किया हो एक भी जो याद किया जाए? ये रामविलास जी और उनके पुत्र और उनके भाई भारत सरकार में मंत्री हैं, क्या बिहार में योजनाओं को स्वीकृति दिया? उपेंद्र जी हों या जिनकी भी बात करें, बिहार के लिए क्या दिया? लालू प्रसाद थे तो रेलवे का चक्का कारखाना खोला छपरा में, बिजली का रेल इंजन बनाया मधेपुरा में, तो बड़े काम किए। डालमिया नगर को परचेज किया, यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया उन्होंने, छपरा में डीजल इंजन फैक्ट्री लगाया उन्होंने, भाड़ा घटाया देश में, 5 साल रहे 1 रुपया रेलवे का भाड़ा नहीं बढ़ाया, गरीब रथ, गरीबों के लिए एसी ट्रेनें उन्होंने खोलने का काम किया। लेकिन बाकी ये जो मंत्री हैं भारत सरकार में, गिरिराज सिंह, RK सिंह थे बहुत सारे, कोई एक मेमोरेबल बिहार के लिए नहीं। ये अच्छा, ये झाल बजाने वाले लोग हैं, मोदी 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 मोदी। अच्छा, कुशवाहा जी की राजनीति को कैसे देखते? नहीं, सबकी उसी कैटेगरी में लोग हैं, केवल अपनी कुर्सी के लिए, बस बिहार के बदलाव के लिए नहीं। अच्छा। केवल अपनी कुर्सी सुरक्षित रहे, उसके लिए ये कभी इधर कभी उधर डोलते रहते हैं। अच्छा, फिर से चुनाव लड़ेंगे आपके भाई साहब? क्योंकि तरारी में नहीं, तो पार्टी तय करेगी कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये अभी हम लोग नहीं कह सकते। 243 सीटों का कोई फैसला नहीं हुआ है। मतलब परिवार में तैयारी, मतलब चर्चा कि हमारे यहाँ राजनीति 24 घंटे होती है। हमारे यहाँ राजनीति कोई चुनावी राजनीति नहीं होती। हमारा जो एजेंडा है डेवलपमेंट का, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में बदलाव की लड़ाई, वो हम 24 घंटा लड़ते हैं, वो बिना थके। एक नहीं है कि चुनाव लड़ने के समय सक्रिय होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों एक बयान आया, आपके सांसद हैं मनोज झा, उनका SIR के मसले पे, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया और कहा कि जिस कदर बांग्लादेश के चुनाव आयोग का हाल हुआ था, हश्र हुआ था, वही भारत के चुनाव आयोग का होगा। तो नहीं लगता कि आपके सांसद, आपकी पार्टी जो है देश को और अराजकता की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है? यह आपका यह कहना है। अराजकता की तरफ देश में कौन किसको ढकेल रहा है, यह जानने की जरूरत है जी। अराजकता, SIR के बहाने इलेक्शन कमीशन देश में अराजकता फैला रहा है, यह तथ्यों से सत्यापित है। तथ्यों से सत्यापित इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि जो 11 दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, उसमें जमीन का रिकॉर्ड या हाई स्कूल पास या पासपोर्ट या बैंक खाते, इस देश में कितने लोगों के पास ये दस्तावेज है? इस देश में 3 ही दस्तावेज है जो ज्यादातर लोगों के पास है, वो है आधार कार्ड, चुनाव का पहचान पत्र और राशन कार्ड। ये 3, और इस तीनों ही दस्तावेज को खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो देश को अराजकता की तरफ कौन ढकेल रहा है? चुनाव आयोग। निश्चित तौर पे आप एक राज्य में 8% वोट बढ़ा देते हैं, एक विधानसभा में लाखों वोट बढ़ा देते हैं। आप कर क्या रहे हैं इस देश के भीतर? और कोई किसी चीज का जवाब नहीं देते, कहते हैं कि हम जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। तो कानून से ऊपर है आप। ये बहस हुआ था कि सर्वोपरि कौन है। लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, क्योंकि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता चुनाव के जरिए सरकार चुन देती है, पार्लियामेंट को चुन देती है, इसीलिए पार्लियामेंट सर्वोपरि है। 5 साल की रिन्यूअल है, जी 5 साल पे, ये नहीं है कि परमानेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, जो ऐतिहासिक फैसला है 72 या 73 का, तो उसने कहा कि नहीं, कानून सर्वोपरि है, आप कानून के फंडामेंटल को नहीं बदल सकते। अब देखा जाए कानून कहता क्या है। लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 कहता है कि हर वयस्क आदमी मताधिकार है उसको। इसने कभी नहीं लिखा संविधान में कि जिसके पास जमीन होगा, जिसके पास डिग्री होगा, वही वोट देगा। भारत में जन्मा हर व्यक्ति मताधिकार, उसको ये फंडामेंटल राइट दिया। इसको बदलने का प्रयास कर रहा है इलेक्शन कमीशन, बदलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो घुसपैठ हो गए हैं, इधर उधर से कागज अपना बनवा लिया, तो ठीक है, उनको हटाना चाहिए कि नहीं? हमको स्वीकार कर रहे हैं। एक काम इलेक्शन कमीशन का है कि एक काम गृह मंत्रालय का तो है। मतदाता संविधान में
मैं तो पहले आप पहले उसको विदेशी नागरिक घोषित कर देना, डिपोर्ट कर दें। बहुत साधारण है ना कि उसकी जांच हो कि सुधाकर से विदेशी हैं, हमको डिपोर्ट कर दें, डिटेंशन सेंटर ले जाएं जेल में और फिर उसको डिपोर्ट कर दें, स्वतः हमारा वोट खत्म हो गया। लेकिन मतदाता सूची में किसी नाम हटा देना और उस विदेशी नागरिक को भारत में घूमने देना, ये कहाँ कानून में लिखा है? ये तो यही बात हुआ ना। हम तो कह रहे हैं कि पकड़ो उन विदेशियों को, और ये पार्लियामेंट में स्वीकार किया है इन्होंने। जब पार्लियामेंट में एक सवाल था 2019 में गृह मंत्रालय से, तो स्वीकार किया कि भारत में केवल 3 ही विदेशी लोग हैं, बस 3 ही विदेशी। हाँ, भारत सरकार, यही मोदी की सरकार स्वीकार की कि देश में 3 ही विदेशी मूल के लोग हैं जिनको भारत सरकार जानती है। आप 10 सालों में घुसपैठिया कह रहे हैं, लेकिन ये कौन घुसपैठिया है? क्यों नहीं आपने पकड़ा और क्यों नहीं डिपोर्ट किया? कोई रोका क्या? लेकिन धर्म के आधार पे लोगों को प्रताड़ित करते हुए मतदाता सूची से बाहर कर देना, और जब यही प्रयास जब आसाम में किए तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को बाहर करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं के पास भी कागज नहीं है, उनके जमीन के कागज नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं जी, या उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है। बहुत सारे लोग बिहार में निराक्षर हैं लोग, तो क्या उनका मतदान का अधिकार छीन लेंगे? नहीं, बड़ा सवाल। इंडिया ब्लॉक की यात्रा है, कांग्रेस उसको लीड कर रही है, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं होगा तो हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे। तो कन्फ्यूजन नहीं लगता है? कन्फ्यूज्ड है तेजस्वी यादव यहाँ पे, या तो यात्रा निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, या फिर चुनाव बहिष्कार कर देंगे? फिर यात्रा निकालने की जरूरत क्या? हमारा निर्माण केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ है। हम एक ग्रेटर आइडिया, शुरू में ही कहा था कि हम ग्रेटर आइडिया को प्रिजर्व करने के लिए हम गांधी जयप्रकाश के रास्ते हैं, जो चुनावी राजनीति में बिना गए भी देश में सत्ता परिवर्तन और बदलाव की लड़ाई लड़े, अंग्रेजों के मुवक्कल लड़ाई लड़े खिलाफ, और जेपी ने भी लड़ा। तो सवाल ये है कि हम क्यों अपना चुनाव नहीं लड़ना, एक अलग बात है, केवल चुनाव लड़ने के लिए राजनीति हम नहीं करते। हम भारत के संविधान और मानवाधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, उस प्रक्रिया में हम चुनावी हस्तक्षेप भी करते हैं। अगर हम चुनावी हस्तक्षेप ना भी करें तो हमारे पूर्वजों ने रास्ते दिखाए हैं, सत्याग्रह, और सत्याग्रह है मेरा कि अगर जरूरत पड़ा तो हम चुनाव नहीं भी लड़ेंगे। लेकिन क्या लोगों के लिए, सत्य के लिए लड़ना बंद कर देंगे? नहीं, सत्य के लिए लड़ेंगे। तो क्या करेंगे? चुनाव बहिष्कार करेंगे? ये अंतिम फैसला है, डेथ वारंट बोलते हैं इसको हम, वो सभी लास्ट में ये अंतिम फैसला होगा हमारा। बहुत सारे निर्णय के आधार पे, बहुत सारे कंसल्टेशन के आधार पे, बहुत सारे बातचीत के आधार पे होगा। ये अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। एक संभावित निर्णय में से एक ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा बक्सर के बारे में, अब आखिरी चरण में है हम लोग। जब सांसद बने तो एक बड़ी उपलब्धि 2-3 जो आप बता सके कि हमने अभी तक ये काम किए हैं, या फिर आगे की ये योजना है? सबसे बड़ी उपलब्धियों में है कि चौसा बिजली घर स्टार्ट होने जा रहा है। एक लंबी परियोजना थी, काफी पैसा लगा था, विवाद में था, आप जानते हैं, कई बार चौसा में मारपीट हुआ था किसानों के साथ। वो परियोजना इसी महीने में शुरू हो जाएगी। एक बड़ी उपलब्धि होगी कि बिहार के एक बड़े हिस्से में ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी होगी। बक्सर शहर को लेकर के जाम की भारी समस्या रहती थी, जिसके लिए हजारों करोड़ का बाईपास और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिल्ली जोड़ने के लिए, लखनऊ जोड़ने के लिए उस परियोजना का शिलान्यास दोनों में हो चुका है, पैसे आ चुके हैं। एक बड़ा हमारा बिहार का पहला 75 साल में इकोनॉमिक स्पेशल जोन बना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नावानगर में 1000 एकड़ में, और काफी निवेश आ रहा है, रोजगार की संभावनाएं काफी बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो 600 हमारी सड़कें थी, जर्जर थी ग्रामीण, सभी लोगों को टेंडर करा दिए, उसमें बहुत सारे में काम लगा है, और बरसात के बाद सभी हमारी सड़कें बक्सर की ठीक हो जाएंगी। तो ये तमाम बहुत सारे काम शुरू हो रहे हैं। हमारा जो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है डुमरांव का, वो अभी अगले सत्र में चालू हो जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक बदलाव लाएगा। तो ऐसे कई दर्जनों स्कीम या तो पूरा होने के कगार पे हैं, या आधे रास्ते में हैं, या शुरुआती चरण में है। अच्छा, वो चौसा का जिक्र आप कर रहे थे, तो चौसा मतलब बहुत सारे किसानों का ये आरोप कि सांसद के तौर पे जो होना चाहिए किसानों के लिए, ढाल नहीं बने कभी सुधाकर सिंह, ये आरोप है। किसी एक किसान का नाम बताएं
कई किसानों के उस समय में। उस समय चौबे जी के बारे में आरोप था कि वो अढाल नहीं बने, किसानों के साथ खड़ा नहीं हुए, इसीलिए किसानों कई बार पीटा है। हमारे इस रिजिम में एक बार भी किसानों पे लाठी नहीं चला 14 महीने में। हाँ। मैंने रोक दिया प्रशासन को, और किसानों की हम सभी सभाओं में जाते हैं। इवन 25 तारीख को भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं गवर्नर मुख्यमंत्री के खिलाफ, हजारों किसानों के साथ संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में, और उनके लगभग ग्रीवांसेस सांसद के रूप में करने के रास्ते में हैं। लेकिन उनकी और भी मांगे हैं जो सांसद के अलावा एक मूवमेंट के जरिए, क्योंकि कानून में बदलाव लाना होगा, उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे हम। अच्छा, और एक बक्सर को लेके ही सवाल कि उस समय भाजपा की जो लड़ाई थी अंदरूनी, अश्विनी चौबे का नाम भी आप ले रहे थे, मिथिलेश तिवारी, अश्विनी चौबे, बीच में उधर आनंद मिश्रा पूर्व IPS कूद गए, तो इन सब वजहों से आप बन गए सांसद, नहीं तो वरना संभव ही नहीं था। शाहाबाद और मगध मिला के 7 MP जीते, तो 7 सीट पर यही ढाढ़स बनाने के लिए JDU भाजपा कहती है कि यहाँ उनके चलते जीत गए, उनके चलते हार गए, तो ये अपने ढाढ़स बनाते हैं। 24 का रिजल्ट, 20 में भी हारे थे बुरी तरह से, उस समय क्या उनका संकट था। तो हर हार के बाद एक नए नैरेटिव्स गढ़ते हैं। हाँ। अपने खुश रहने के लिए। हम किसी को क्यों खुश होने से मना करें, खुशफहमी में रहे। खुशफहमी में रहे। अच्छा, बहुत एकदम रैपिड फायर वाला आपसे कुछ सवाल है, 2-4 सवाल, कि चाय की कॉफ़ी? मैं चाय कॉफ़ी बिना दूध का पीता हूँ, बिना चीनी का। तो चाय भी और कॉफ़ी भी? हाँ, दोनों बिना दूध चीनी का। अच्छा, नीतीश या तेजस्वी, कौन ज़्यादा समझदार नेता? समझदारी के स्तर पे तो नीतीश कुमार की कभी कोई रहे ही नहीं। हाँ, कभी भी। मैं चुनौती देता हूँ, बहस के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फ़ोन कॉल्स ज़्यादा आते हैं या व्हाट्सएप मैसेज? मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं लोग कि व्हाट्सएप का जल्दी मैसेज देता हूँ। फ़ोन कॉल्स कभी इंटरव्यू में हैं, कभी सदन के भीतर हैं, कभी सभाओं में हैं, तो 2-4 घंटे लेट हो सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के मैसेजेज फटाफट जवाब जाते हैं, उसके काम भी होते हैं। जी। अच्छा, दिल्ली की राजनीति या बक्सर की ज़मीन, कहाँ ज़्यादा सच्चाई है? मुझे सबसे ज़्यादा सुकून आता है अपने गाँव, मिट्टी, खेती। बाकी तो हर जगह राजनीति ही हो, बक्सर में हो या दिल्ली में हो या लंदन में हो, हर जगह तो राजनीति ही है। सुकून गांव पे, जहाँ बिना राजनीति के अपने परिवार और परिजनों के आसपास मैं आज भी निकर और सैंडो गंजी पहन के घूमता रहता हूँ। लोगों को लगता है कि अब सांसद हो गए हैं। हाँ। आपने बदलाव आना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है कि मैं नहीं होता सांसद तो इसी तरह से होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती वक्त न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट को दिया है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह। बहुत सारे तीखे सवाल और उसके धाकड़ जवाब मिले हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी खास शख्स के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।